हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम वीडियो और तमाम अपडेट्स आपको मिल सकें। तो संविधान की प्रस्तावना हम क्यों पढ़ते हैं, और हमारे संविधान में भी आपने देखा होगा कि प्रस्तावना पर बहुत महत्व दिया गया है। साथ ही आपकी जो एनसीईआरटी किताबें होती हैं, कक्षा 1 से लेकर 12 तक की जो भी किताबें हैं, उनमें भी प्रस्तावना दी गई है, फ्रंट में दिया होता है किताब के। तो आप समझ सकते हैं कि प्रस्तावना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और हमारे संविधान में कितना महत्वपूर्ण है। तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, सबसे पहले ये जान लो कि इस प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। सबसे पहले प्रस्तावना का प्रयोग अमेरिका के संविधान में हुआ था। उसके बाद कई देश हैं जिसमें प्रस्तावनाओं को अपनाया गया, जिसमें भारत भी सम्मिलित है, और कई सारे विद्वान हैं, उन्होंने प्रस्तावना के बारे में अलग अलग राय दी हैं। बात करें कि एक संविधानवेत्ता थे जो संविधान की जानकारी थे, एक राजनीतिक थे, उनका नाम था N.A. पाल्कीवाला। तो N.A. पाल्कीवाला ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। साथ ही कई बार लोगों ने यह भी बोला कि यह संविधान का सार है, कई लोगों ने बोला कि यह संविधान की भूमिका है, संविधान की आइडेंटिटी है, संविधान का दर्शन है। इस तरह की बातें हमें देखने को मिलती है। ये कहाँ से लिया गया, तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और उनके द्वारा रचे गए एक उद्देश्य प्रस्ताव था। उस प्रस्ताव के बेस पर आधारित था ये प्रस्तावना। और अभी बात करूं करंटली, तो एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तो इस संशोधन में पहली बार सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे हमारी प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, ये भी जान लो। तो 3-4 बातें आपने देखी कि सबसे पहले देखते हैं कि प्रस्तावना की बात करें तो ये संविधान का दर्शन है, संविधान का सार है, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जो कि नेहरू ने दिया था, और अमेरिका के संविधान से कहीं ना कहीं प्रभावित है हमारा प्रस्तावना। अब देखते हैं प्रस्तावना में पहली बार संशोधन तो हुआ था, मैंने बता दिया था आपको, 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता के। प्रस्तावना के तत्व क्या हैं? प्रस्तावना के तत्व 4 हैं। किसी भी बेसिक को जानने के लिए उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रस्तावना के तत्व भी 4 हैं, और ये तत्व हैं संविधान के अधिकार के स्रोत, भारत की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य और संविधान लागू होने की तिथि। अब एक एक करके इसको समझ लेते हैं। संविधान के अधिकार के स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों में शक्ति लेगा। किससे शक्ति लेगा? भारत के लोगों से। तो यहाँ पे क्या हुआ? संविधान अधिकार ले रहा है। किससे? लोगों से, जनता से अधिकार लेता है हमारा संविधान। भारत की प्रकृति। प्रस्तावना ये घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये व्यवस्था हमें कहीं ना कहीं इस प्रस्तावना में देखने को मिलती है, जहां आप देखेंगे कि यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे। ये एक बात बता दूं आपको कि प्रस्तावना की ये उद्देशिका है, सभी व्यक्तियों को याद होनी चाहिए, जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपित किया जाता है। यह प्रस्तावना आप सभी को याद होनी चाहिए ज्यों के त्यों। तो इसे आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे रोज डेली रूटीन में तो जरूर ये याद हो जाएगी, क्योंकि इंटरव्यू में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रस्तावना आपको याद है या नहीं, तो एक एस्पिरेंट के रूप में तो आपको जरूर याद होनी चाहिए। अब वापस में आता हूँ प्रस्तावना के तत्वों पर। और प्रस्तावना के तत्वों की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं कि संविधान के अधिकार स्रोत को हम समझ चुके हैं कि संविधान की अधिकार स्रोत की बात करें तो ये जनता से संविधान अधिकार ग्रहित करता है। उसी की बात करें तो भारत की प्रकृति की बात करें तो यह घोषणा करता है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है, और इसमें भी इस तरह की सारी व्यवस्थाएं हैं जो हमारे
संविधान में हमें देखने को मिलती है। संविधान के उद्देश्य की बात करें तो संविधान के उद्देश्य क्या है? न्याय देना, जैसा कि इसमें लिखा गया, आप देखें। सामाजिक, कैसा कैसा न्याय होगा? सामाजिक न्याय होगा, उसके साथ साथ स्वतंत्रता होगी, समता होगी और बंधुता भी होगी। तो उद्देश्य का को आप जरूर समझ सकते हैं। अब देखते हैं संविधान लागू होने की तिथि क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उद्देशिका में साफ लिखा गया है कि 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2000 को यह लागू हुई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको आगे पूरे संविधान में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपको इनकी जानकारी होनी ज़रूरी है, वरना आप इसका सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे। तो संप्रभुता, संप्रभुता का क्या अर्थ है? देखिए, संप्रभुता आपको यहाँ दिख रहा होगा उद्देशिका में। उद्देशिका में संप्रभुता लिखा हुआ है, ये लिखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संप्रभुता का अर्थ यह है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर रहेगा और न ही किसी देश का डोमिनियन रहेगा। ठीक है, किसी पर निर्भर भी नहीं रहेगा, किसी का डोमिनियन भी नहीं रहेगा, किसी का अधीन भी नहीं रहेगा, और इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो संविधान के ऊपर कोई शक्ति नहीं होगी। ठीक है, और यह अपने मामलों, आंतरिक मामले हो चाहे बाहरी मामले हो, का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र होगा और फ्री होगा अपने किसी भी तरह के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए। तो यहाँ आप बात समझ सकते हैं कि संविधान से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, संविधान के अंतर्गत बात करेंगे स्टेट की, और ये एक तरह से पूरी इसमें प्रोविज़न किया गया था प्रस्तावना में। अब देखते हैं आगे समाजवादी। ठीक है, समाजवादी की बात करें तो समाजवादी शब्द कब लिया गया संविधान में? तो ये 1942 का 1976 का 42वां संविधान संशोधन के तहत यह शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसमें हमने 3 शब्दों को लिया था जो आपको याद होने चाहिए। ये 3 शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये हमें देखने को कहाँ मिलते हैं? शुरू में तो ये 42 अमेंडमेंट में नहीं थे, बाद में आए ये शब्द तो 42 अमेंडमेंट में, लेकिन इसका जो हमें रियल रूप देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं हमें नीति निर्देशक तत्व में कुछ लक्षण हमें जरूर देखने को मिलते थे समाजवादी के रूप में। यहाँ पे कई तरह के न्याय की बात की गई थी, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो नीति निर्देशक तत्वों में आप इस लक्षण को ढूंढ सकते हैं। कुछ बातें हैं वो भी समझ लेते हैं कि साम्यवादी समाज क्या होता है और लोकतांत्रिक समाज क्या होता है। देखो, साम्यवादी समाज और लोकतांत्रिक समाज में अंतर है कि साम्यवादी जो समाज है वो राजाश्रित समाजवाद होता है, राज्य द्वारा आश्रित समाजवाद के रूप में से देखते हैं। इसमें क्या होता है, उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर एक तरह से राष्ट्रीयकरण हो चुका होता है, निजी संपत्ति का उन्मूलन हो जाता है। इस तरह की बातें हमें साम्यवादी समाज में देखने को मिलती है। वहीं हम लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करें तो यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं और एक साथ मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, उसने भी कहा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी उपेक्षा बीमारी और अवसर की समानता और अवसर की असमानता और जो भी उपेक्षित वर्ग है उसको समाप्त करने की बात करता है। फिर से याद रखें, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करने की बात करता है। इस तरह से हमारा जो भारतीय संविधान है वो गांधीवाद और मार्क्सवाद का जो मिला जुला रूप है, क्योंकि साम्यवाद भी नहीं है यहाँ पे और बिल्कुल समाजवाद भी नहीं है, दोनों ही मिला जुला रूप देखने को मिलता है। एक तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है। और 1991 के जो LPG हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो धारणा आई थी, कहीं ना कहीं ये इस पे और ज़्यादा जोर देने की बात करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आप डिसीजन देख सकते हैं कि किस तरह से बातें कही गई थी। इन सब चीज़ों की कुछ पक्ष को सामने रखा, गरीबी की बात कही, बीमारी की बात कही, उपेक्षा की बात की और अवसर की असमानता की बात की गई, और यही बातें लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य देखा गया है। तो हमारा संविधान कैसा है? गांधीवादी और मार्क्सवाद का मिला जुला रूप है। अब बात करते हैं पथ निरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष राज्य की। तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो भी कहाँ से लिया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आया है। एक तरह से संविधान में मूल रूप से तो नहीं था। 42
अमेंडमेंट जो था 1976 में उसके तहत इसे जोड़ा गया है और कहीं भी संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। हालांकि जो हमारे मूल अधिकार है उसमें 25 से लेकर 28 अनुच्छेद में कहीं ना कहीं धार्मिक स्वतंत्रता की बात जरूर कही गई है, लेकिन मूल रूप से हमें कहीं यह देखने को नहीं मिलता है। तो इसे इस तरह समझ सकते हैं। तो जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इस शब्द का स्पष्ट रूप से कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के जो निर्माता थे ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता हो, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ऐसी बात इन्होंने कही थी। आर्टिकल 25 से 28 में इस तरह की बातें कही गई है। तो ये प्रोविज़न है इसमें। हालांकि जो पंथ निरपेक्ष राज्य की जो परिकल्पना है वहाँ सीधी सी बात है कि जो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और यहाँ सद्भाव और सांप्रदायिकता के साथ सांप्रदायिक सद्भावना की जो बात है उसको कायम रखने की कोशिश होगी हमेशा। अब देखते हैं लोकतांत्रिक। देखो, हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की बात कही गई है। कैसी बात कही गई है? एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की। ठीक है, जो संप्रभुता का सिद्धांत है उस पर यह आधारित है। कहीं ना कहीं क्या है, संप्रभुता का जो सिद्धांत हमने आगे पढ़ा उस पर कहीं ना कहीं आधारित है और सर्वोच्च शक्ति किसके हाथों में होगी? जनता के हाथों में। तो सर्वोच्च शक्ति किसके हाथों में होगी? जनता के हाथों में। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेसी है उसका अर्थ क्या होगा? सुप्रीम कौन होगी? जनता होगी और सर्वोच्च शक्ति किसके हाथों में होगी? जनता के हाथों में। और बाकी क्या होंगे? उसके कार्मिक होंगे, उसके सेवक होंगे, सभी लोग। ठीक है, तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होगा? शक्ति का प्रत्यक्ष प्रयोग होता है और अप्रत्यक्ष में शक्ति का अप्रत्यक्ष प्रयोग होता है। देखो, प्रत्यक्ष प्रयोग करने वाला कोई कंट्री है तो उसका नाम क्या है? यहाँ देखिए, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ऐसी कंट्री है जहाँ पर लोकतंत्र का प्रत्यक्ष प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसके भी चार मुख्य तत्व या चार मुख्य औजार होते हैं। ठीक है, क्या क्या है ये औजार, इनको भी जान लो। एक तो होता है परिप्रश्चा, जिसे रेफरेंडम कहते हैं। दूसरा होता है पहल, जिसे हम कहते हैं इनिशिएटिव। प्रत्यावर्तन, जिसे हम कहते हैं रिकॉल कहते हैं या वापस बुलाना कहते हैं। प्रत्याशी को वापस बुलाने की बात होती है उसमें प्रत्यावर्तन भी कहते हैं उसे, या प्रत्यावर्तन के अलावा रिकॉल भी कहते हैं। रिकॉल के अलावा हम कहते हैं प्रत्याशी को वापस बुलाना। और एक और होता है जनमत संग्रह, जो आप हमेशा देखा होगा, अपने यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में भी खबरों में पढ़ा होगा। तो ये चार तत्व हैं, चार जो बेस हैं, जो मूल औजार हैं, ये क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के। ठीक है, इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। और दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो इसमें क्या होता है? लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जनता नहीं करती है। जनता रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, प्रतिनिधि चुनती है, और प्रतिनिधि क्या करते हैं? उस शक्ति का प्रयोग करते हैं जनता के हितों में, अपनी मनमानी नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारा जो डेमोक्रेसी का जो ढांचा है वो ढह जाएगा, है ना। तो यहाँ सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग इस्तेमाल कौन करेंगे? प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, जो कि आप सांसद के रूप में, विधायक के रूप में देखते हैं। और हमारे संविधान में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें देखने को मिला है। देखो, कई बार प्रश्न आ सकता है छोटे बड़े एग्जाम में कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है हमारे भारत में या फिर अप्रत्यक्ष। तो यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, हम जनता हैं और जनता ढूंढती है अपने प्रतिनिधि और प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से सरकार चलाते हैं वो लोग, कानून का निर्माण करते हैं और इस प्रकार लोकतंत्र के प्रतिनिधि लोकतंत्र बनाते हैं और इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है। जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है वो भी दो प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति। संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से अपनाई है और राष्ट्रपति शासन प्रणाली हमने अमेरिका से अपनाई है। अमेरिका ने अपनाई है राष्ट्रपति शासन पद्धति और हमने तो संसदीय पद्धति अपनाई है। राइट, अब देखते हैं गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। गणतंत्र एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी इसमें भी। ठीक है, गणतंत्र में क्या होता है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था के दो वर्गों देख सकते हैं इसको, एक होता है राजशाही और एक होता है राजशाही और एक गणतंत्र। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये भी दो वर्ग में देख सकते हैं इसे, राजतंत्र और गणतंत्र। तो राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख कौन होता है? राजा रानी। जैसे कि ब्रिटेन में हम देखते हैं, यहाँ पे राजतंत्र में ब्रिटेन में हमें आज भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर राजा प्रमुख होता है या रानी प्रमुख होती है।
उत्तराधिकार भी ये पद वंशानुगत चलता रहता है। ब्रिटेन की बात कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ बात करें गणतंत्र की, तो गणतंत्र में राज्य का जो प्रमुख होता है वह हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुन कर आता है। जैसे अमेरिका की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ क्या है, यह है कि भारत का एक प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं होता है। और गणतंत्र के अर्थ में 2 और बातें शामिल कर सकते हैं। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथों में होने की बजाय लोगों के हाथों में होती है, और दूसरी ओर किसी भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है। तो इन बातों को आप समझ चुके होंगे, ये गणतंत्र का कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं न्याय। प्रस्तावना में न्याय भी कहा गया। आप यहाँ प्रस्तावना देखते रहिए, उद्देशिका में देखते रहिए कहाँ क्या है न्याय कहा गया है और न्याय का क्या मायने हैं ये भी समझ सकते हैं। तो प्रस्तावना में न्याय 3 रूपों में देखने को मिलता है हमें। कैसा कैसा न्याय होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इन 3 रूपों में हमें देखने को मिलता है न्याय। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके सिद्धांतों के उपबंधों के जरिए जाती है। कैसे जाती है, इनकी सुरक्षा की बात कैसे जाती है, कैसे की जाती है, तो ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारे जो डीपीएसपी हैं, ठीक है। तो डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, इनके जरिए प्रोविजंस हैं और कहीं ना कहीं न्याय को सुरक्षित रखने की बात कही जाती है। अब सामाजिक न्याय होता है क्या, उसको जान लो। हर व्यक्ति के साथ जाति की बात हो, रंग की बात हो, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। समान व्यवहार करोगे, मतलब ये हुआ कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों के अनुपस्थिति नहीं होगी, चाहे एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, महिलाएं हैं, इनकी स्थिति में सुधार की बात करनी होगी। तो यहाँ ये ना समझे कि समान व्यवहार की बात हो तो इन वर्ग को पीछे छोड़ के हम सभी के साथ एक ही जैसा बात करें। इन वर्गों की जो स्थिति है, इनके सुधार में कुछ प्रोविज़न है, उनको अपनाने के लिए थोड़ा इनको रिलैक्सेशन दिया जाता है, कुछ कुछ चीज़ों में कुछ कुछ फ़ायदा दिया जाता है। अब बात करते हैं आर्थिक न्याय की। देखो, आर्थिक न्याय आर्थिक कारणों के आधार पर कोई भी जो व्यक्ति है भेदभाव नहीं किया करेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे सरकार भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी, तो आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। संपदा की बात हो, आय की बात हो, संपत्ति की असमानता को दूर करने की बात हो, ये सब शामिल करनी होगी। चाहे इकोनॉमिकली भी किससे असमानता नहीं कर सकते आप, मतलब किसी वर्ग को आप इतने पेमेंट दे रहे हो तो उस दूसरे वर्ग को आप इससे कम पेमेंट दो, चाहे वो लोअर कास्ट का या अपर कास्ट का, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ संपत्ति की असमानता को दूर करने की भी बात कही गई है, जो हमें कहीं ना कहीं अभी देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि आज भी आप देख रहे हैं कि दुनिया का जो सबसे ज़्यादा, भारत की सबसे ज़्यादा संपत्ति है वो कुछ 2% लोगों के हाथों में, और बाकी 99%, 98% लोगों के हाथों में संपत्ति नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का उल्लंघन करती है, हमारी प्रस्तावना में कहा गया उस बात का। अब बात करते हैं राजनीतिक न्याय। तो हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार मिले हैं, ठीक है। वो राजनीतिक दफ्तरों में बात करें या फिर सरकारों में बात करें या कहीं भी, उसको राजनीतिक अधिकार तो समान रूप से मिले हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, लोगों की जो भी गतिविधियां है, जो भी उनकी स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या होगा, राज्य के हित में होनी चाहिए। साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए भी उसे अवसर देना होगा। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति के विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात करती है, और इसके हनन हो रहा है तो हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक अच्छा उपाय है। साथ ही हम देखें कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। इस तरह की बातें भी हमें देखने को मिलती है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श भी समाहित हैं। इसे आप पढ़ें जरूर, उसमें लिखा गया है स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो ये बातें कहाँ से ली गई है, फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 टू 1799। अब बात करते हैं समता की। समता का अर्थ क्या होता है, समान अवसर, समान चीज़ें। तो समता की बात होती है प्रस्तावना में, तो इस बात से पूरी तरह से हम आश्वस्त हो सकते हैं कि यहाँ हर तरह की समता की बात कही गई है।
समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की बात नहीं होगी, सबको बराबर अधिकार होंगे। बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के समान अवसर देने की कोशिश करनी चाहिए। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को ऐसी स्थिति और ऐसा अवसर समानता देगी जो उसके लिए उपयुक्त है। और इस उपबंध में भी कहा गया है कि समता के 3 आयाम शामिल हो सकते हैं, नागरिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं और आर्थिक हो सकते हैं। तो उपबंधों में भी इस तरह की बातें कही गई है। हालांकि हम जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके जो मूल अधिकार है, उसमें भी बात कही गई समता के अधिकार की। तो विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई तरह की मतलब उनके भेदभाव नहीं होगा, तो आर्टिकल 15। फिर लोक नियोजन के अवसर की समानता आर्टिकल 16। फिर आप बात करें उपाधियों के अंत की बात करें तो वो आर्टिकल 18 में कहा गया। तो इस तरह की बातें भी हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं बंधुत्व और भाईचारे की। देखो, सबसे बड़ी बात है कि हमारे संविधान में इस भावनाओं को बनाए रखने के लिए हमने एकल नागरिकता को प्रोत्साहन दिया था। हमने बांटने की कोशिश नहीं की, हमने जोड़ने की कोशिश की थी। तो संविधान एकल नागरिकता के तंत्र के माध्यम से भाईचारे को बढ़ावा दे रहा था। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें आर्टिकल 51 है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें आर्टिकल 51 में, और 51 का है, क्या ये कह सकते हैं। तो इसमें 51 क में कहा गया है कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक हो, भाषाई हो, क्षेत्रीय हो या वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा। ठीक है। और स्त्री के गौरव की रक्षा की बात भी हमें कहीं ना कहीं इसे देखने को मिलती है। तो यहाँ हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। प्रस्तावना ये भी कहती है कि बंधुत्व में 2 बातें बहुत जरूरी होनी चाहिए। पहला तो होता है व्यक्ति का सम्मान करो और दूसरा होता है देश की एकता अखंडता बनाए रखो। अखंडता हमने देखा ही है कि अखंडता शब्द कहाँ जोड़ा गया है, तो संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन में बात कही गई थी 76 में। तो इस तरह की बातें हमें देखने को मिलती है। तो हम इस संविधान के सभी जो दर्शन की जो कॉन्सेप्ट उसको समझ चुके हैं। हमने देखा कि आज हमने शुरू के लेक्चर में ही आपको बताया था कि कैसे हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे, प्रस्तावना के जितने कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश की। संविधान का सार है प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्तावना पर आधारित है हमारा प्रस्तावना। अमेरिका के संविधान से हमने लिया है इसको। एन ए पालकीवाला कहता है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। इस तरह से हमें तमाम बातों को आगे करते हुए एक से एक कड़ी को जोड़ते हुए इस तरह के संविधान को पूरे समझने की कोशिश की। हालांकि आपने ये समझ लिया तो आप संविधान की मूल भावना, संविधान का दर्शन और संविधान का सार को भी समझ चुके होंगे। तो इस तरह से हमने प्रस्तावना को आज कवर किया है। अगला लेक्चर कल आपके सामने फिर मौजूद होऊंगा। अधिक से अधिक इस लेक्चर को स्प्रेड करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।